हेलो बेटा। हेलो। हेलो बेटा। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अवर एनवायरनमेंट, जो कि हमारा 10th क्लास का चैप्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने अवर एनवायरनमेंट की बात करेंगे। ठीक है, कि जो एनवायरनमेंट है वो क्या है। हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे एनवायरनमेंट वर्ड की हम बात करते हैं, तो बेटा एनवायरनमेंट क्या है कि द एनवायरनमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर। ठीक है। तो हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग हैं और नॉन लिविंग फैक्टर हैं के सम टोटल को हम लोग क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे कि एवरीथिंग विच सराउंड्स and influence the organism directly or indirectly is included in the environment। ठीक है। एवरीथिंग विच सराउंड्स, जो भी उस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग्स में है और उसको इन्फ्लुएंस करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है। उसमें वो सब चीज़ें कहाँ पे इंक्लूड हैं, एनवायरनमेंट में इंक्लूड हैं। तो बेटा यहाँ पे एनवायरनमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो हमें दो कंपोनेंट इसके देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बायोटिक फैक्टर होता है और एक अबायोटिक फैक्टर होता है। ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में कहा है कि सम टोटल ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ब्रैकेट में लिखा है बायोटिक फैक्टर्स, और विद ऑल नॉन लिविंग फैक्टर्स अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो हम यहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक की बात करेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट कहने का मतलब है बेटा ये इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद विच द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट्स। ठीक है। चाहे वो ऑल एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। ओके। उसके बाद आता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बेटा अबायोटिक कंपोनेंट कहने का मतलब है कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स जो हैं, सच एज क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जैसे कि एयर, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, विंड। ठीक है। ये सब हमारे क्या हैं, अबायोटिक फैक्टर्स। तो जो हमारे नॉन लिविंग फैक्टर्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है। और living beings always interact with each other as well as with the non-living things in the environment। तो जो लिविंग बींग्स होते हैं बेटा वो हमेशा आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, विद ईच अदर। और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में। जैसे कि हम लोगों को खाना खाना है, हम लोगों को खाना खाना है तो हम लोगों को फूड फूड कहाँ से मिलेगा, प्लांट्स के पास से मिलेगा। जब हमारी डेथ हो जाएगी तो हमें डिकम्पोज कौन करेगा, डिकम्पोजर्स करेंगे। तो इस तरीके से हम एक दूसरे पे वहाँ पे डिपेंडेंट हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लायन है वो क्या खाएगा, वो फ्लैश ईटर होता है, तो वो किसी छोटे एनिमल को किल करके खाएगा, जैसे डियर है या कोई छोटा और एनिमल है। ठीक है। इसी तरीके से जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ भी हम इंटरेक्ट करते हैं, जैसे वाटर है, एयर है, हम जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पे हम ब्रीथ भी तो कर रहे हैं, सॉइल पे हम लोग सरफेस पे रह रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं, तो हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है। और एनवायरनमेंट जो होता है ना बेटा, वो कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड पार्टिकल्स। आप लोग देख सकते हैं कि जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, पार्टिकल्स होता है, जैसे कि नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, वाटर है। हम अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं कि वाटर प्रेजेंट है। ठीक है। हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं।
तो इस तरीके से हमारे पास जो एनवायरनमेंट है उसमें मिक्सचर होता है गैसेस का, पार्टिकल्स का। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये सब चेंज होते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन सेपरेट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बेटा आपने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्लास 9th में पढ़ा होगा, आपका एक चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पे आपने बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ा होगा। तो वहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि बायो मतलब लिविंग, जियो मतलब हमारा रॉक, रॉक वगैरह जो होता है, केमिकल्स हमारी जो वाटर, नाइट्रोजन वगैरह हैं, साइकिल मतलब पाथ। तो बेटा यहाँ पे ये जितने भी हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर साइकिल जो है, ये सब आपस में क्या होते हैं, इनका पाथ चलता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि कार्बन साइकिल आपने पढ़ा होगा, तो कार्बन साइकिल में क्या होता है कि भाई कार्बन है, जो प्लांट है उसने क्या किया, उसने इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस किया, CO2 लिया, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया किस में, केमिकल एनर्जी में, ग्लूकोज को, C6H12O6। ठीक है, तो वो जो कार्बन था उसका फॉर्म वहाँ पे चेंज हो गया है। तो इसी तरीके से क्या होता है, इनका फॉर्म चेंज होता रहता है। जैसे नाइट्रोजन है, प्लांट्स भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सॉइल वगैरह से एब्जॉर्ब करते हैं, वो एक अलग फॉर्म में करते हैं, वहाँ पे बैक्टीरियाज मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल इज द पाथवे by which a chemical substance moves through biotic and abiotic components। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कहा गया है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल एक ऐसा पाथवे है जहाँ से जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये मूव करते रहते हैं बायोटिक से अबायोटिक कंपोनेंट में, पाथवे इनका चलता रहता है। तो देखो इसका कहने का क्या मतलब है कि देखो सनलाइट है, ठीक है, अब फूड हम तो बनाएंगे नहीं, कौन बनाएगा, प्लांट बनाएगा। तो प्लांट ने क्या किया, सनलाइट से, सन से सनलाइट ले लिया। ठीक है, सनलाइट लेके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड CO2 उसने क्या किया, जो लाइट एनर्जी थी उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, CO2, सॉरी हमें फूड मिल गया, ग्लूकोज मिल गया, C6H12O6। ठीक है, उसको खाया किसने, हम लोगों ने खाया, कंज्यूमर्स कहते हैं हम लोग, हमने उस वो जो प्लांट ने जो खाना बनाया था उसको खाया किसने, हमने खा लिया। ठीक है, तो जब हमारी डेथ होगी, ठीक है, जब हमारी डेथ हुई तो हम, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, हम लोगों को डिकम्पोज करके फिर से नेचर में वापस कर दिया, रिलीज़ कर दिया, जो CO2H2O मिनरल्स रिलीज़ हुए वो फिर से हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दिए। इसी तरीके से ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं इनका मूवमेंट चलता रहता है इस बायोजियोकेमिकल साइकिल से। ठीक है, जैसे कि कार्बन साइकिल आप ले सकते हैं, एक प्लांट ने उसको चेंज कर दिया उसका फॉर्म, ठीक है, हमने फिर से उसको खा लिया, हमने खाया, जब हमारी डेथ हो गई, प्लांट की डेथ हो गई या हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको बर्न किया, तो फिर से जो कार्बन था वो फिर से एटमॉस्फेयर में वापस चला गया, जिसको हम क्या कहेंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल ही कहेंगे, वो एक वही पाथवे है। ओके, इसके बाद बेटा हमें पढ़ना है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल कहने की क्या कहानी है कि ये वो वेस्ट मटेरियल, ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन कर सकते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, और ये कैसे होगा, ये बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा। जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, कंपोस्ट होता है, कैटल डंग होता है, ये इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे कि द वेस्ट मटेरियल रिलीज्ड फ्रॉम आवर डेली एक्टिविटीज़ आर थ्रोन इन द एनवायरनमेंट। तो बेटा डेली का आप देख सकते हैं, हमारे घरों से भी बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है, वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है हमारी और डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू, जिसको हम एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं। तो बेटा
ये जो कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रोकन डाउन कर दिए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। और इस काम को करता कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है प्लांट्स है, एनिमल है, मैंने इससे पहले और भी एग्जाम्पल दिए, कैटल डंग, वेस्ट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं और इसमें पिक्चर भी है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बेटा फिर उसके बाद है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो बेटा यहाँ पे नॉन आ गया तो मतलब यहाँ पे जस्ट कुछ अपोजिट होगा। तो बेटा ये वो वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनको हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में इजीली इन द नेचर। ठीक है, the waste materials which cannot be broken down into simpler substances easily in the nature, हम इनको क्या इजीली नेचर में ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, आप इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे प्लास्टिक आज का पॉल्यूशन का मेन एक कॉज है ये। ठीक है, डीडीटी होता है, हाँ ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, कोल होता है, कैंस वगैरह होती हैं, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होता है। तो यहाँ पे क्या नहीं हो पा रहा है, तो बेटा हमने बायोडिग्रेडेबल में पढ़ा था कि वो डिग्रेड हो जा रहा था। क्यों हो जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे उस सब्सटेंस को ब्रोकन डाउन करने के लिए कौन था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था। ठीक है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनके पास एंजाइम्स होते हैं, अपने एंजाइम्स रिलीज करते हैं। द एंजाइम्स विच आर यूज्ड in the degradation of the substances are specific in their action, and specific enzymes are needed for the breakdown of a particular substrate, and that is why all bacteria cannot decompose all kinds of waste। तो बेटा ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं इनके जो एंजाइम्स होते हैं ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। ठीक है, इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को क्या करेंगे, ब्रोकन डाउन करेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर तरीके के जो भी वेस्ट है उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स स्पेसिफिक हैं उनके एक्शन में, वो उसको डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, कैंस है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। इसीलिए यहाँ पे ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन भी एक अराइज होता है, आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर लिखना कि वाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, फिर से सुनो, वाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, आप जरूर इसका आंसर लिख पाएंगे। हाँ बेटा, तो बेटा हम लोग और भी बात कर सकते हैं कि ये जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होता है ये डिग्रेड तो कर नहीं पाएगा, डिग्रेड तो होगा नहीं, एंजाइम की एक्टिविटी से डिग्रेड होगा नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया के जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक इन देयर एक्शन होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया सारा का सारा वेस्ट डिकम्पोज नहीं कर सकता है। तो जो तो आगे क्या होगा, द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेसेस लाइक हीट एंड प्रेशर। तो बेटा ये जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है इसको केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस की तरह से ही डिग्रेड कर सकते हैं। ये उसी पे ही क्या करेगा, एक्ट करेगा। जैसे कि हीट है, प्रेशर है, ये सब देखें हम उसको क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसी पे एक्ट करेगा। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर इनर्ट। तो बेटा इनर्ट कहने का मतलब है कि ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है,
नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का कहने का मतलब है कि सब्सटेंसेस आर इनर्ट, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं बेटा, जैसे कि प्लास्टिक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में, इकोसिस्टम में कितने सारे लंबे समय के लिए रह जाता है, जल्दी से डिग्रेड होता ही नहीं है। और ये और क्या करेगा, इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो जब क्वांटिटी और इसकी बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लंबे समय तक ये परसिस्ट करेगा, तो ये हमें क्या करेगा, ऑब्वियसली हमें हार्म करेगा, ठीक है। और जब हम इसके वेस्ट इसके अगर मैं डिफरेंस के अगर बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, थोड़ा सा और ब्रीफ दूँ कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, इनके अगर डिफरेंस में मैं थोड़ा सा बात करूँ तो देखो, ध्यान से सुनिए कि एज इट इज़ जो पीछे पढ़ाया था मैं उसको फिर से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिर से मैं उसको समझा रहा हूँ कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी से ही क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे, ठीक है। क्या कह रहा हूँ अंकित? हाँ बेटा, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो लंबे समय के लिए हमारे एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द एक्टिविटी ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, या उनको हम सेप्रोफाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो बेटा हम लोग इनको ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। और ये काफ़ी हार्मलेस भी होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो होते हैं ना बेटा, जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके ऊपर काम ही नहीं कर पाते हैं, द एंजाइम्स कांट एक्ट अपॉन देम, ठीक है, अभी हमने बात की थी, ठीक है। दे ओनली एक्टेड अपॉन सम फिजिकल प्रोसेसेस लाइक हीट एंड प्रेशर, ठीक है। और देखो, और डिफरेंस की हम बात करें तो बायोडिग्रेडेबल बेटा वेस्ट जो है वो पॉल्यूटेंट बन सकता है, दे बिकम पॉल्यूटेंट्स ओनली व्हेन दे एक्यूमुलेट इन लार्ज क्वांटिटीज एंड नॉट डिग्रेडेड एट राइट टाइम, ठीक है। ये जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये पॉल्यूटेंट बन सकता है जब ये एक्यूमुलेट हो जाए लार्ज क्वांटिटी में, यानी कि इकट्ठा हो जाए धीरे धीरे, और बहुत बड़ी क्वांटिटी जब ये बन जाए। और ऐसा कब होगा, तब ये हम इसको डिग्रेड नहीं करेंगे सही समय तक, तब ये हमें एज अ पॉल्यूटेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो हमेशा पॉल्यूटेंट का ही काम करता है, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ओके। इसके बाद देखो, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की एक और अच्छी बात है कि ये परसिस्ट नहीं करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए, दे डू नॉट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाएंगे तो परसिस्ट नहीं करेंगे। वहीं अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की मैं बात करूं तो वो परसिस्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह है, आसानी से डिकम्पोज होता ही नहीं है, इतने सारे टाइम के लिए रहता है। तो हम लोगों में आपको इसके एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, तो बेटा जैसे कि यूरिन है, फीकल मैटर है, सीवेज है, पेपर है, वेजिटेबल है, फ्रूट पील्स हैं, और वुड है या क्लोथ है, ये सब क्या हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स की मैं बात करूं, तो बेटा यहाँ पे जैसे कि मैंने बात की थी कि अभी मरकरी है, लेड है, आर्सेनिक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं जैसे डीडीटी है,
ये सब हम लोग यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, ये जल्दी से डिग्रेड नहीं हो सकते, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हमने बस इसी की भी बात की। नेक्स्ट बेटा हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इकोसिस्टम। तो बेटा देखो इकोसिस्टम क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स interact with the non-living physical surroundings in an area called as ecosystem। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो जो इकोसिस्टम है उसको हम बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने पहले ही बताया बायोटिक मतलब ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जिससे ये क्या कर सकें, अपनी जो लाइफ है उसको आगे सरवाइव कर सकें। ये जो कंपोनेंट्स हैं दोनों बायोटिक एंड अबायोटिक, इनकी वजह से दोनों क्या कर सकेंगे, आगे सस्टेनेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल होगा। तो काफ़ी इसेंशियल होते हैं। ठीक है, और इकोसिस्टम में दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बायोटिक और अबायोटिक, इन दोनों चीज़ों को मिला के ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे नॉन लिविंग के बारे में मैंने बताया आपको कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, इसको हम क्या बोलते हैं, इको नॉ अबायोटिक कंपोनेंट हम लोग बोलते हैं। और बायोटिक को हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बायोटिक कंपोनेंट क्या है और अबायोटिक कंपोनेंट क्या है। ठीक है, जैसे कि इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, ये 2-3 पिक्चर्स यहाँ पे बना रखी हैं मैंने। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एक्सेट्रा, जैसे मैंने पहले ही अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, और ये दोनों कंपोनेंट मैं फिर से बता रहा हूँ, ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। बोथ द कंपोनेंट्स आर इसेंशियल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, दोनों ही इसेंशियल होते हैं, क्योंकि बेटा आप लोग सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास लाइट, टेम्परेचर, विंड नहीं होगा, सॉइल नहीं होगा, ठीक है, तो जब लाइट नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो हमें फूड कहाँ से मिलेगा। ठीक है, अगर विंड नहीं होगी तो हम ब्रीथ कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो हमें ये सब जो कंपोनेंट है इनकी ज़रूरत पड़ती है साथ में, जिससे हम हमारी जो लाइफ है उसको हम आगे सरवाइव कर सकें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में मैंने आपको दिखा रखा है, सनलाइट है, रेनफॉल है, सॉइल है, ये सब बहुत ही इसेंशियल होते हैं, क्योंकि बेटा सॉइल नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो भी कैसे करेंगे, तो हमें फूड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन अर्थ पे नहीं होगा। ठीक है, ये सब काफ़ी दिक्कतें फिर आने लगेंगी। ठीक है, तो अगर हम इकोसिस्टम की हम बात करें कि इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हमें क्या मिलेगा, तो मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम क्या है। सबसे पहले फिर से सुन लीजिए कि इकोसिस्टम वो है जिसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो सकें, सस्टेनेंस ऑफ लाइफ हो सके, मतलब आगे सरवाइव कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी कंपोनेंट नहीं होगा, अगर नॉन लिविंग कंपोनेंट नहीं होगा, तब भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर लाइट नहीं होगी, टेम्परेचर नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा, सॉइल नहीं होगा, तो हम सरवाइव कैसे करेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या है, बहुत ही इसेंशियल हैं आगे लाइफ को सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, गार्डन्स हैं, क्रॉप फील्ड्स हैं, जैसे इकोसिस्टम का एग्जांपल है, जैसे फॉरेस्ट का एक पिक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, आगे एक और देखिए, पॉन्ड का भी एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है, गार्डन भी एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं।
तभी आगे क्या चल पा रहा है, ये सरवाइव कर पा रहे हैं। जैसे गार्डन है हम लोगों का, पॉन्ड है, ठीक है, ये हमारा क्रॉप फील्ड है, जैसे हम लोग क्रॉप्स वगैरह हम ग्रो करते हैं, ठीक है। और देखिए आगे, और जब हम इकोसिस्टम के बारे में आगे स्टडी करने जाते हैं तो बेटा हमें यहाँ पे फिर हम इसको और क्लासीफाई करते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पर हम लोग आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कहने का मतलब कि बेटा इसको हमने क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ड्यूरेशन, साइज, ठीक है। तो दो टाइप का हम लोग इकोसिस्टम पढ़ते हैं, जैसे कि एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आप लोग नेचुरल और आर्टिफिशियल के नाम से समझ तो गए ही होंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। मैं फिर से आपको यहाँ पे बताऊंगा अभी कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो बेटा नेचुरल कहने का क्या मतलब है, कैन इकोसिस्टम विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिजल्ट्स ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज नेचुरल इकोसिस्टम। तो बेटा ये जो इकोसिस्टम है यहाँ पे ये विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस ही क्या है, ऑपरेट होता है, प्रेजेंट है नेचर में, खुद से ही ये प्रेजेंट है। जैसे कि पॉन्ड है, लेक है, डेजर्ट है, कोई ग्रास लैंड है, कोई फॉरेस्ट है या कोई ओशियन है, यहाँ पे किसी भी ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। देखिए, these ecosystem operate in the nature by themselves without any human interference, ठीक है। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है यहाँ पे ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये नेचर में खुद ही ऑपरेट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है पॉन्ड है, ठीक है, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनके इंटरेक्शन की वजह से चलेगा, लेकिन ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, तो बेटा आप लोग देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल आ गया मतलब कुछ ह्यूमन से रिलेटेड है। तो बेटा ये जो होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये मेंटेन्ड होते हैं बाय मैन, ठीक है, इसको ह्यूमन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसका क्या डेफिनेशन है, एन इकोसिस्टम विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड डिड नॉट एग्जिस्ट नेचुरली इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो बेटा ये जो इकोसिस्टम है ये ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया है, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ एक्वेरियम, ठीक है, क्रॉपलैंड्स, गार्डन्स, ये सब हम लोग अपने घरों में एक्वेरियम रख लेते हैं, वहाँ पर छोटी छोटी फिशेस वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये हमने बनाया है ना, आर्टिफिशियल है, ये नेचर में प्रेजेंट नहीं है, हमने बनाया है, ठीक है, हमने क्रिएट किया है। तो इसको हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। या गार्डन्स वगैरह होते हैं हम लोगों के घरों में, या बाहर होटल्स के सामने, रेस्टोरेंट्स के सामने काफ़ी अच्छे अच्छे गार्डन्स देखने को मिलते हैं, लोगों के घरों में होते हैं। तो वो सब हमने अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन किया है कि हमें कैसा गार्डन चाहिए, तो वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि एग्जांपल फॉरेस्ट, पॉन्ड्स आर नेचुरल इकोसिस्टम। जो भी पॉन्ड है हमने थोड़ी ना उसको क्रिएट किया है, वो तो नेचर से ही क्रिएट हुआ है ना, और वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने उसको क्रिएट किया है। और गार्डन्स है, क्रॉप फील्ड्स हैं या एक्वेरियम है, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, क्योंकि ये हमने क्रिएट किए हैं। ये मेंटेन कौन कर रहा है, हम लोग, मैन, ह्यूमंस इसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोगों को पढ़ना है बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने बायोटिक कम्युनिटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे 3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स बेस्ड ऑन द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेनेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट।
तो बेटा यहाँ पे क्या किया है कि जो बायोटिक कम्युनिटी है हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोज़र। किस बेसिस पे कर दिया है कि भाई वो अपना सर्वाइवल एनवायरनमेंट में किस तरीके से कर रहे हैं, अपना जो फूड वगैरह है वो सब कैसे ले रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन है, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे इसको क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जैसे कि पहला है प्रोड्यूसर। आप लोग काफ़ी फ्रेंडली होंगे इस वर्ड से, प्रोड्यूसर से। तो प्रोड्यूसर कहने का क्या मतलब है कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है प्लांट्स, सबसे पहले यहाँ पे हम प्लांट्स की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स वगैरह। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि द ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड from simple inorganic substances like carbon dioxide and water by using sunlight in the presence of chlorophyll। ठीक है, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाएंगे बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। क्या यूज़ करेंगे, सनलाइट यूज़ करेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज़ करेंगे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये क्या करेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल होता है ग्रीन प्लांट्स वगैरह हमारे जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग जाएं तो आगे है कंज्यूमर। तो सबसे पहले हमने प्रोड्यूसर देख लिया, प्रोड्यूस यानी खुद प्रोड्यूस कर रहा है, वो अपना जो फूड है वो खुद क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं तो वो है कंज्यूमर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नाम से पता लग रहा है कंज्यूम, यानी कि कंज्यूम करेंगे हम, खाना किसी और ने बनाया, हम उसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, द ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो क्या करेंगे, वो खाना जो है, जो फूड है उसको कंज्यूम करेंगे, जो कि बनाया हुआ है किसने, प्रोड्यूसर ने बनाया हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कंज्यूम करेंगे। तो कंज्यूमर जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं बेटा प्रोड्यूसर्स के ऊपर फॉर फूड के लिए। ठीक है, और वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ठीक है, आगे इसका आपको मतलब मैं बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली का। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा, ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या है, कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने भी आपको 2 चीज़ें पढ़ाई, जैसे कि प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर में क्या पढ़ा हमने कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। ठीक है, उससे अपना खाना वो लोग खुद बनाते हैं, तो उसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। तो हमने बायोटिक कम्युनिटी की एक कैटेगरी पढ़ी, प्रोड्यूसर। ठीक है, और सेकंड है क्या, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में बेटा क्या है कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, ये अपना खाना कैसे भी अब खुद से नहीं बना सकते हैं, ये किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर या जो प्रोड्यूसर ने जो फूड प्रिपेयर किया है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, लेकिन अपना खाना खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमर्स। ओके, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी एनिमल्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने हाँ, तो बेटा हम लोगों ने ये जो हमारा कंज्यूमर है इसको हमने क्लासीफाई कर रखा है 3 ग्रुप्स में, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। किसके बेसिस पे, ऑन बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई कर रखा है। ठीक है, तो जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड टर्शरी है। ठीक है,
तो देखें बेटा आगे, तो आगे हम लोग चलें तो ऑल हर्बीवोर्स एंड सम पैरासाइट्स आर कंज्यूमर्स। ठीक है, तो बेटा ये जो हर्बीवोर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, जैसे कि बफेलो है, गोट है, शीप है, हॉर्स है, ठीक है, डियर है, ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कैमल है, ग्रास होकर है, ये सब हर्बीवोर्स होते हैं। ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स वगैरह के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये सब क्या खाएंगे, ग्रास को खाएंगे। ठीक है, तो जो हर्बीवोर्स जो होते हैं ये अपना जो फूड है वो डायरेक्टली किससे ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं, या उसको हम प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं। और जो हर्बीवोर्स होते हैं इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो हर्बीवोर्स ऑब्टेंड देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स, देयरफॉर herbivores are primary consumers। ओके, फिर उसके बाद हम लोग चले, जैसे आपको मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी ऐसे दिखाया हुआ है बेटा, आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, एक रैट है, रैबिट है, और एक ग्रास है। तो ये जो रैबिट है ये क्या खा रहा है, ग्रास को ईट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। आगे हम लोग चलें तो मैनी स्मॉल कार्निवोर्स एंड सम पैरासाइट्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो बेटा कार्निवोर वर्ड आ गया। ठीक है, तो कार्निवोर कहने का क्या मतलब है कि दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज अ फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ठीक है, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोर। तो बेटा कार्निवोर जो है वो क्या करेगा, वो खाना खाएगा और केवल एनिमल को खाएगा एज अ फूड। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये जो एनिमल्स होते हैं ये फ्लैश ईटर या मीट ईटर होते हैं। ठीक है, ये किसी और ऑर्गेनिजम्स के जो एनिमल होते हैं उनके फ्लैश को खाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है स्नेक। स्नेक क्या करेगा, जैसे ही रैबिट दिखेगा उसको खा जाएगा। ठीक है, और अब इसमें हम थोड़ा सा और ऊपर आए, थोड़ा और लेवल पे जाएं तो लार्जर कार्निवोर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लार्जर कार्निवोर्स जो होते हैं एंड ओमनीवोरस आर टर्शरी कंज्यूमर्स। देखो बेटा, तो सबसे पहले लार्ज कार्निवोर्स, तो बेटा लार्ज कार्निवोर्स जो है वो क्या करेगा, वो केवल और केवल फ्लैश ईटर ही होगा। ठीक है, वो जैसे कि लायन हो गया, ये और ज़्यादा बड़ा हो गया, लार्ज कार्निवोर में आ गया। स्नेक जो है वो हमारा स्मॉल कार्निवोर में आ गया। ठीक है, स्मॉल कार्निवोर हमारा स्नेक वगैरह हो गया। ठीक है, तो वो किसको खाएगा, स्मॉल कार्निवोर हर्बीवोर को, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा था। और जो हमारा लार्जर कार्निवोर है ये बेटा ये और बड़े एनिमल्स को खाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है लायन है, ऑल है, ऑल क्या करेगा, स्नेक को खा जाएगा। ठीक है, फिर एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कहने का क्या मतलब है कि बेटा ये वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो दोनों चीज़ों को खाते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। ठीक है, वो दोनों ही चीज़ों को क्या करेंगे, एज अ फूड खाएंगे। ठीक है, दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। ठीक है, तो प्लांट भी उनके लिए फूड है और मीट है, फ्लैश है, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स है, वो भी उनके लिए फूड है। तो जैसे कि मैन है, मैन एक ओमनीवोरस होता है। डॉग है, फ्लैश भी खाता है, रोटियां वगैरह अपना प्लांट भी खाता है। ठीक है, तो ये सब ओमनीवोरस में आ गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं कि प्रोड्यूसर क्या होता है और कंज्यूमर किसको हम कहते हैं। कंज्यूमर में हमने कार्निवोर्स को देखा, ठीक है, हर्बीवोर्स को देखा, ओमनीवोरस को देखा। कार्निवोर्स में बेटा हमने और दो टाइप का देखा, जैसे कि स्मॉल कार्निवोर है तो वो छोटे जो हर्बीवोर होते हैं उनको फीड करता है। ठीक है, उन पर फीड करता है। और लार्ज वाले जो होते हैं वो क्या है, और बड़े एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे जो स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं उनको खा जाते हैं, या सेकेंडरी कंज्यूमर आप उसको कह सकते हैं। इसीलिए जो लार्जर जो कार्निवोर्स होते हैं उनको हम टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं।
ठीक है, हमने नाम बताया था ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ओके, तो ये हमारे कंज्यूमर्स की कहानी है। ठीक है, आगे बेटा हम लोग चलें तो आगे है डिकम्पोजर्स। तो बेटा डिकम्पोजर, तो बेटा नाम से पता लग रहा है कि यानी कुछ डिकम्पोज करेगा। ठीक है, क्या करेगा, कुछ डिकम्पोज करेगा। देखो स्टार्टिंग से ही मैं इसके बारे में बताता चला आ रहा हूँ कि डिकम्पोजर, द ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो डिकम्पोजर कहने का क्या मतलब है, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि डेड प्लांट, डेड एनिमल, उनका जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है उनकी बॉडी में, उन सब को ये क्या करेंगे, ये सब को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे। इनको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। इनका एग्जाम्पल्स है बेटा बैक्टीरिया, फंगाई। ठीक है, तो ये जैसे कोई भी प्लांट की डेथ हो गई या कोई भी एनिमल की डेथ हो गई तो हम थोड़ी ना जाते हैं सुबह 5 बजे कि चलो भाई उसको डिकम्पोज करके आते हैं। ये ऑटोमेटिकली नेचर में अपने आप होता रहता है। ठीक है, ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनका काम क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे वो डेड प्लांट है या डेड एनिमल, उनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनकी बॉडी में जो प्रेजेंट है उसको क्या करेंगे, ब्रोक डाउन करेंगे सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, इसीलिए इनको डिकम्पोजर कहते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि वाई डिकम्पोजर्स आर नोन एज क्लीनर्स ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वाई डिकम्पोजर्स आर नोन एज क्लीनर्स ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, इसका आप ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर लिखें कि भाई डिकम्पोजर्स जो है वो एनवायरनमेंट में एज अ क्लीनर क्यों जाने जाते हैं। ठीक है, इसको सोचें और अपने ओन वर्ड्स में लिखें। ठीक है, तो देखो बेटा फिर से लिखा है कि डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द सॉइल विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स। तो डिकम्पोजर क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजर ब्रेक डाउन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। कहाँ पे, इन द सॉइल, जो कि यूज़ कौन करेगा, यूज़ कर लेगा कौन, प्लांट्स। ठीक है, तो ये डिकम्पोजर की कहानी है, मैंने आपको फिर से इसका आंसर दे दिया। और मैं अगर इसके इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूँ कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स, अगर मैं इम्पोर्टेंस की यहाँ पे मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, कोई बता सकता है। चलो डिस्कस मैं करता हूँ कि डिकम्पोजर का इम्पोर्टेंस क्या है। कि बेटा ये सबसे पहली बात देखो, सबसे पहले हमने बताया कि ये एक तरीके का क्लींजिंग एजेंट का काम करता है, क्लीनर का काम करता है एनवायरनमेंट में। क्योंकि जो भी डेड बॉडीज़ है, एनिमल का हो चाहे प्लांट का हो, ये उसको डिकम्पोज करता है। ठीक है, तो इसको हम एज अ क्लीनर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, ये हमारे इस एनवायरनमेंट में एक वाइटल रोल प्ले करता है। जो भी न्यूट्रिएंट साइकिल है, बायो जियोकेमिकल साइकिल है, उसमें ये रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद जो डिकम्पोजर है वो मेंटेन करता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो था उसने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, और उसको यूज़ किसने कर लिया, प्लांट ने कर लिया सॉइल में। तो ये क्या कर रहा है, फर्टिलिटी को भी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, और अगर बेटा डिकम्पोजर्स नहीं होते, अगर डिकम्पोजर्स हमारे इस अर्थ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में अगर नहीं होते तो बेटा हमें
यहाँ पे लाशों पे चलना पड़ता, तो डेड ऑर्गेनिजम्स जो है ना उनका ढेर लगा हुआ होता। ठीक है, इसीलिए डिकम्पोजर्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।